यूएस में स्किल ज़्यादा मैटर करती है, स्किल ज़्यादा मैटर करती है डिग्री से ज़्यादा। 16 मैंने खुद 16 आवर्स टू 20 आवर्स काम किया हुआ है। लाइक गैप दे देते 16 आवर्स के बाद, बट उसके बाद दोबारा अनदर 4 आवर्स गैप एंड देन अगेन 8 आवर्स वर्क। तो एक जगह से पैसा आता है ना, तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। अगर तुम्हें लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना ना, तो आपको 4-5 जगह से पैसा लाना ही पड़ेगा। अगर तुम खाली जॉब करोगे ना, बाई चांस वो जॉब से तुम निकल जाते हो तो तुम तो खाली हो गए। थर्ड थिंग इसमें, द थर्ड थिंग होती है ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड, इंटरमीडिएट ट्रेड, ऑप्शंस, कॉल्स, इन पर भी वर्क करता हूँ और ये भी मेरी जो इनकम में काफ़ी मेजर है। तो मैंने सारी चीज़ें ग्रो की। तो मैं कहूँगा कि 2020 से मैंने मेजर ग्रोथ स्टार्ट हुई, टिल नाउ इट बिकेम सो मच बिगर कि आज मेरे पास घर भी है, एवरीथिंग, बिजनेस भी एक स्मॉल, एंड उसके अलावा बिजनेस है, घर है, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ स्टॉक मार्केट में भी, जैसे डे ट्रेड हो गया, इन पे भी काम करता हूँ। तो काफ़ी कुछ है फिलहाल। बाकी लोगों की जॉब जा सकती है, बट अगर आप मेंटेनेंस फील्ड में हो ना, वही ना, मेंटेनेंस फील्ड में या हेल्थ फील्ड में हो गए या पुलिस फील्ड में हो गए, इन फील्ड में जॉब रहेगी। जॉब लेना आज के टाइम में यूएस में भी हार्ड है, एंड मैं कहूँगा कि इवन ऑल ग्लोबल मार्केट थोड़ी रफ़ है फिलहाल अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी रफ़ है। इस जॉब लेना ईजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। ये इस बात से पहले मैं बताना चाहता हूँ, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा से जाते हो या आप अमेरिकन सिटीज़न हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी बन सकती हैं, अपॉर्चुनिटी यूएस के अंदर भी बन सकती है। सोचते हैं यूएस से चले जाते हैं और फिर वो मज़े वो कहानी नहीं है। तो क्या स्किल चाहिए कि यूएस में आपको जॉब मिल जाए अच्छी? हेलो एवरीवन, टुडे आवर गेस्ट इज हेमंत। आज का जो पॉडकास्ट है वो काफ़ी दो भाइयों के बीच में बात होती है वैसा पॉडकास्ट है, क्योंकि इसके अंदर हमने यूएस के अंदर हम जाते हैं जब भी हम फॉरेन के बारे में पढ़ाई करके और हम सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे कमाने हम बाहर चले जाते हैं, तो वहाँ की क्या रियलिटी है, वहाँ पे किस टाइप का वर्क एक्सपीरियंस होता है। तो इस पॉडकास्ट में हमने ये सारी बातें करी है, सो वॉच इट। और बताओ सनी, कैसे हो? बढ़िया हूँ। ये अपना सनी नाम था ना आपका? या हाँ, बढ़िया। और बताओ कैसा है? सही है, आप बताओ। बढ़िया, फर्स्ट क्लास है अपना। अब आपने शादी कर ली, क्या करें, लड्डू तो खाने पड़ते ही है। फैमिली प्रेशर था या खुद से ही? अरे फैमिली क्या प्रेशर, अपना काम सारा हम खुद ही करते हैं, फैमिली का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आजकल भैया कहाँ पे और क्या कर रहे हो? मैं फ़िलहाल यूएसए के अंदर हूँ और फिलहाल तो मेरी काफ़ी चीज़ें चल रही है, बस जो मेन है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। उसके अलावा इन्वेस्टिंग, अदर कुछ रियल एस्टेट प्रोफाइल, काफ़ी कुछ चल रहा है, स्मॉल बिजनेस भी है, बट मोस्टली लाइक जो मेन अपना फोकस है वो है जॉब का एंड ये अदर स्टफ्स। जॉब में क्या क्या होता है, क्या कर रहे हो? मेन जॉब है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, सो वो लाइक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बिल्डिंग है यूएसए के अंदर, उस पर वर्क कर रहा हूँ। तो इसमें तो वही है, काइंड ऑफ सिटी वर्क। कितना डिफरेंस है यहाँ और वहाँ में? डिफरेंस तो है ही, वहाँ का वर्क कल्चर डिफरेंट है और यहाँ का वर्क कल्चर कंप्लीट डिफरेंट है, तो अपना काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है इन चीज़ों में। तो मान लो कोई बच्चा यूएस जाना चाहता है तो क्या प्रोसेस रहता है और कितना स्ट्रगल होता है एज ए स्टूडेंट वीज़ा पे जाता है? तो क्या, जैसे यूएस जाने के लिए जब से फॉर एग्जांपल अगर अपना हाई स्कूल के बाद जा रहे हो तो बैचलर के लिए अप्लाई करते हैं वहाँ कॉलेजेस में, बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फर्स्ट स्टेप रहता है कि टोफल क्लियर करना। सबसे पहले स्टेप अपना टोफल क्लियर करना। टोफल के बारे में थोड़ा बताओ। तो टोफल या जैसे एक इंग्लिश एग्ज़ाम होता है टोफल आइलेट्स, तो उसमें नंबर ग्रेडिंग का सिस्टम होता है, तो वो हमें पास करना होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली। वो पास करने के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है, वहाँ की जो भी एक कॉलेज है उसके अंदर अप्लाई करना पड़ता है। तो टोफल और उसके बाद अप्लाई करने के बाद तब हमें स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना होता है, और ये डिपेंड करता है कई बार अप्रूवल और नॉट अप्रूवल पे। और वहाँ अप्लाई होने के बाद भी आसान नहीं है कि मतलब वहाँ पहुँच गए, वो अपने आप में एक जर्नी है, बट वहाँ पर पहुँचने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। स्पेशली स्टूडेंट वीज़ा के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल होता है, क्योंकि फॉर एग्जांपल हम एक तो कॉलेज की फ़ीस पे कर रहे हैं, वो एक्सपेंसिव होती है। वहाँ का रहना सहना भी कितना एक्सपेंसिव है, हद से ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। अपने एज़ कम्पेयर टू अपने इंडियंस के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बाकी फॉरेनर्स के लिए फिर भी ना हो, पर हम जैसे इंडियंस यहाँ से जाते हैं तो सब कुछ रुपयों में देखते हैं, तो वहाँ ऑटोमेटिकली काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है वो चीज़ें। तो वहाँ जाने के लिए, वहाँ पहुँचना पहली चीज़ अपने आप में बड़ा वो स्ट्रगलिंग वो है। आइलेट्स टोफल क्लियर करना, अप्लाई करना, एंड आजकल एजेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ गए,
तो उन्हें एजेंट्स को फीस देनी पड़ती है, तो काफ़ी पैसा लगाकर वहाँ जाना पड़ता है। एंड उसके बाद वहाँ सरवाइव करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। आप किस वीज़ा पे गए थे? स्टूडेंट वीज़ा पे ही गए थे? नहीं, मैं स्टूडेंट वीज़ा पे नहीं गया था, मेरा तो परमानेंट रेजिडेंस के साथ गया था मैं। अच्छा। बट मेरे जो कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ रह रहे हैं, उनकी वो स्टूडेंट वीज़ा पे गए थे, तो उनका जो स्ट्रगलिंग फेस है वो मच हार्डर है एज़ कम्पेयर टू मी। क्योंकि क्या होता है कि एक तो कॉलेज के बाद जो वीज़ा आपको देता है 1 ईयर का टाइम पीरियड की जॉब मिले, और वो उसके बाद अगर नहीं मिलते तो एक किस्म से जो अपना स्टूडेंट वीज़ा होता है एक्सपायर हो जाता है। अच्छा। और डिपेंड आप किस उसमें जा रहे हो, मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वर्क की, वो किस में जा रहे हो वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई आईटी के लिए जाता है तो कई बार क्या होता है वहाँ पर जो जॉब्स है ना कॉन्ट्रैक्ट बेस होती है, तो 6 महीने के लिए जॉब होता है, फिर 6 महीने के बाद वो जॉब ख़त्म हो जाती है और उन्हें H1 वीज़ा भी अप्लाई करना पड़ता है। वो H1 वीज़ा का भी टाइम होता है, मतलब जब तक जॉब चल रही है, जब तक H1 वीज़ा चल रहा है। अच्छा। तो ये एक काफ़ी हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब तुम अमेरिका पहुँच गए तो वाई बल्ले बल्ले, वो सिस्टम नहीं होता। वहाँ की लाइफ भी जैसे अपने स्टूडेंट्स वीज़ा वाली, स्पेशली जो स्टूडेंट्स जाते हैं ना, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे सोचते लोग मिल जाए तो अलग बात है ना, काफ़ी एक्सपेंसिव। हाँ, एक तो एक्सपेंसिव होती है, सेकंड हार्ड भी होती है। जैसे यहाँ पर यूएस से जाते हैं ना काफ़ी लोग, तो उनका कभी जो डेप्ट ही पे नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो कॉलेज की फ़ीस दे रहे हैं और जॉब नहीं मिलती, तो उसके बाद स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर ना हो जाए इसलिए एक और कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा। मैंने ऐसा भी देखा कि कुछ लोगों ने 3-3 कॉलेज की डिग्रियां कर ली है, सिर्फ और सिर्फ ताकि कॉलेज का वो एक्सपायर नहीं हो, तो वो एक्सटेंशन लेते रहते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि एक तो कॉलेज की फ़ीस जा रही है, साथ में फिर वो जॉब भी देखते हैं, और जो लोकल, जैसे अब आपके पास वर्क परमिट है नहीं जॉब का, हाँ, तो जॉब वैसे तो डायरेक्ट जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। हमारे जो देसी लोगों के पास जॉब के लिए जाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है वहाँ पर जो देसी होते हैं ना, वो हमें ढंग से ट्रीट नहीं करेंगे जैसे इंडियन्स को जो हैं। क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस बेटर है, क्योंकि मैं रेजिडेंस पर गया था, तो मैंने जॉब ली थी वो डायरेक्टली ली थी, बट मेरा भी काफ़ी ज़्यादा, मतलब डायरेक्टली मैं इंजीनियर नहीं बना क्योंकि उस टाइम पे मेरी डिग्री भी नहीं हुई थी। बट जो मेरे दोस्त हैं, जो मैंने देखा है वहाँ पर, उन्होंने जॉब की है जैसे देसी ढाबों पर या होटल्स में, देसी जहाँ इंडियंस चलाते हैं, तो उनको एक तो बिलो एवरेज पे मिलती है और ऊपर से टाइम पे भी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि भाई ये बंदा पहले इसके पास वर्क परमिट नहीं है तो ये बोलेगा नहीं। हाँ। और डायनेमिक बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। जितना अपन टीवी में देखते हैं, जैसे डंकी मूवी आई थी, तो ऐसे भी आते हैं लोग बाहर से, अनऑथराइज्ड तरीके से। ये डंकी जो मूवी है ना, ये ऑलमोस्ट रियलिटी बेस्ड है, ये सच्चाई है। लोग इंडिया से और जो बाकी कंट्रीज से है ना, जो आते हैं ना उस तरफ, वो काफ़ी स्ट्रगल से आते हैं। जैसे डंकी की रूट होता है उसी तरफ से आते हैं, तो ये ज़्यादातर होते हैं शायद साउथ अमेरिका से, मैक्सिको से, और मैक्सिको से होकर यूएस में आते हैं। और ये जो प्रोसीजर है ना 2-3 महीने का होता है, और उसमें ये भी नहीं कि गारंटी आप आ जाओगी। हाँ। एजेंट्स रुपये ले लेते हैं, वहाँ पर कई बार जेल हो जाती है, कुछ लोग मर भी जाते हैं, नहीं पाते हैं। कनाडा की साइड से भी आते हैं, कनाडा की साइड से भी आता है। और मेरे हिसाब से ये मैं अपना आइडिया देता हूँ, क्योंकि जितना मैंने देखा है ये सब कुछ, मैं यूएस में ऑलमोस्ट 9 साल से रह रहा हूँ। सक्सेस रेशो है ना अपनी वहाँ, वो मैं ये कहूँगा कि लेस देन 10% है। तो बेटर ये है कि आप इंडिया में कुछ कर लो, वहाँ पे इतना पैसा लगा के। देखो, एक अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑल ओवर वर्ल्ड में है, अपॉर्चुनिटीज़ तो ऑल ओवर। जो यूएसए के अंदर जो बेटर चीज़ है ना, अगर तुम्हें है, काफ़ी हार्डवर्क है, तो तुम कमा के खाते रहोगे अच्छी तरीके से, और लाइफस्टाइल भी अच्छा है, पोल्यूशन भी नहीं है, वो है। बट काफ़ी हार्ड है, मैं ये कहूँगा कि इजी नहीं है। जैसे लोग सोचते हैं यूएसए चले जाते हैं और फिर वो मज़े, वो कहानी नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर मैंने देखे कि ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ा में, जैसे कनाडा में भी हैं ज़्यादातर, और यूएस के अंदर है ना, लाइफस्टाइल भी उनकी अच्छी नहीं है। मतलब वो एयर क्वालिटी का क्वेश्चन हटा दो, वरना वो कुछ ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। हार्ड वर्क। तो क्या स्किल चाहिए कि यूएस में आपको जॉब मिल जाए अच्छी?
स्किल तो बेस्ड है ना आपके उसके ऊपर, आप किस फील्ड में जाना चाहते हो तो उसी फील्ड में आपको स्किल बनानी पड़ेगी। ये तो है नहीं कि भाई अगर आप कंप्यूटर साइंस में हो तो आप आईटी के मतलब वो डिफरेंट कंप्लीटली स्किल पा रहे हो, वो तो डिपेंड करता है। ये आपकी जो मेन है पैशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं। बट मोस्ट लाइकली अगर आप जा रहे हो ना तो प्रिपेयर रहो। ये नहीं कि जाते ही वहाँ जन्नत है, ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे जाते ही जन्नत है। अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी बन सकती हैं, अपॉर्चुनिटी यूएस के अंदर भी बन सकती है। एक कंपनी ऑन एन एवरेज कितना दे देती है एक एम्प्लॉय को नॉर्मल? एवरेज अपना वहाँ पर है 60,000, 50 to 60,000 है डॉलर, यूएस डॉलर, 50 to 60,000 यूएस डॉलर है। अब उसमें अब रेंट भी है, उसके बाद खाना पीना भी है, बिल्स भी है। अब मैं आपको बताता हूँ 70% यूएस के अंदर $10,000 नहीं है, 70% यूएस के अंदर 10,000 मतलब अपने 8 लाख नहीं है किसी के पास जगह। तो ये ओवरऑल कंप्लीट 70% यूएस की बात कर रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द यूएस पे चेक टू पे चेक चलता है वहाँ पर। एवरेज 50-60,000 है। उसके बाद रेंट हो गया 2,000 पर मंथ के हिसाब से रेंट हो जाएगा, फिर खाना बिल्स तो बचता नहीं इन द एंड। अगर अब 60,000 देख रहे हो आप, वैसे ही इंडिया के हिसाब से देख रहे हो तो इंडिया के हिसाब से खर्चा तो वहीं है ना। वहाँ तो चाहे अंडा हो गया चाहे केला हो गया, रेट तो रेशो उसी में बढ़ रहा है, सारा रेशो। ये तो है कि नहीं कि भाई जॉब वहाँ कर रहे हैं और पैसा जिस हिसाब से कमाते हो उसी हिसाब से खर्चे भी उसी हिसाब से, तो बचता नहीं है, बहुत कम बचता। मैंने कहा ना जो अपनी सक्सेस रेशो है ना 10% ही है, उसमें 10% से ज़्यादा मेरे हिसाब से बहुत कम है। अगर आप पहले से यहाँ से आईटी ऊटी से डायरेक्ट जॉब में जा रहे हो तब अलग बात है। वहाँ पहुँचने के बाद है ना बहुत हार्ड हो जाता है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे एंड समथिंग। और जैसे डंकी रूट से आ रहे हो ना तो लक का खेल है पूरा कि आप पहुँचोगे नहीं पहुँचोगे। आपका अच्छा है, आपका एजेंट कैसा है ना, क्योंकि एजेंट भी तो इतना ज़्यादा रुपये लेता है। 25 लाख भी ले रहे हैं, कोई 50 लाख भी ले रहे हैं और कोई 10 लाख भी ले रहे हैं। बट डिपेंड करता है कि आपका एजेंट कैसा है। एजेंट है अच्छा, पर उसके बाद भी जो वहाँ पर जो होता है ना वो तो उनके भी हाथ में नहीं है, वो तो है ना। तो वहाँ पे सबसे पार्ट टाइम जॉब करनी कंपल्सरी होती है। तुम यूएस में स्पेंड खाओगे तो यूएस के डॉलर में ना, तो पार्ट टाइम इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है, क्योंकि आप इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हो खाने का, रूम रेंट का। और वैसे भी जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वीज़ा में आते हैं वो अपने सारे मिडिल क्लास फैमिली के हैं, तो इतना पैसा तो है नहीं, घर वालों ने इतना लगा दिया, यहाँ पहुँचा दिया, उसके बाद भी वो तो दे रहे पर इतना कम तक ही, एक लिमिट तक है ना। अब खुद का खर्चा चलाने के लिए सब कुछ के लिए पार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और पार्ट टाइम तो वैसे है ना, पार्ट टाइम तो क्या है हमारे वहाँ भी होना ही चाहिए। अपने इंडिया में भी पार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जॉब की आदत शुरुआत से लग जानी चाहिए। 10th-12th से पार्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट कल्चर होना चाहिए। 10th-12th के बाद बच्चे जॉब करने लग जाते हैं, पार्ट टाइम करते हैं बच्चे। जैसे 16 मैं कह रहा हूँ 12 और 14 भी है ना, समर टाइम में वो जॉब करते हैं। जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि किसी मैकडोनल्ड्स में और समथिंग कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं स्मॉल चिल्ड्रंस भी, बट अब हाई स्कूल में होने पे वो पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेते हैं किसी भी चीज़ में। मैं लाइक मैकडोनल्ड्स हो गया, कुछ भी होगी उसमें पार्ट टाइम जॉब पकड़ लेते हो। आपने बताया रियल स्टेट में भी काम करते हो, तो क्या करते हो वहाँ पे, किस टाइप से? रियल स्टेट में मोस्टली तो मैं अभी फ़िलहाल तो अभी जैसे घुसा हूँ इन्वेस्टिंग फील्ड में। जैसे मेरी मल्टी फैमिली हाउसेज हैं तो इन्हीं में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो मेन वही है रियल स्टेट में। बाकी मैं देख रहा हूँ कि रियल स्टेट में अभी तो जैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ मल्टी फैमिली हाउसेज में, बट शायद इन द फ्यूचर मैं डीलर भी बन जाऊँ, मतलब जो अपने दिखाना है, क्योंकि मेरे को काफ़ी पसंद है। रियल स्टेट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, ओवरऑल इन्वेस्टिंग थीम मेरी फेवरेट है। तो और स्पेशली लाइक फाइनेंशियली, लाइक आप जैसे जॉब के अंदर, जैसे मैं जॉब करता हूँ तो मुझे टाइम है, सुबह जाना इतने बजे और मतलब ख़त्म इतने बजे होगी। रियल स्टेट हो गया, मार्केट हो गया, एनीथिंग एल्स अपना खुद का बिजनेस होता है, उसके लिए फ्रीडम होती है। मतलब काम उसमें भी हार्ड वर्क है बट ऑन योर ओन टर्म्स, इसलिए बेनिफिट। एक वहाँ पे घर लेना हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? डिपेंड है लोकेशन के ऊपर डिपेंड। जैसे न्यूयॉर्क में लेना हो कोई फ्लैट, जैसे न्यूयॉर्क के कुछ अच्छे एरियाज़ में बता रहा हूँ मैं, जैसे न्यूयॉर्क का अपना अच्छे एरियाज, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बता रहा हूँ। न्यूयॉर्क ओवरऑल स्टेट काफ़ी बड़ा है, बट हम मेन प्राइम लोकेशन है न्यूयॉर्क सिटी। उस न्यूयॉर्क सिटी के अंदर वहाँ कहीं भी 1 मिलियन से नीचे का नहीं आएगा, ये है।
और उसमें फिर मोर्गेज जो बनती है वो ऑलमोस्ट इंटरेस्ट रेट के ऊपर होती है। जैसे 1 मिलियन के ऊपर भी ऑलमोस्ट मोर्गेज रेट होती है ना जो घर की, वो ऑलमोस्ट $8,000 पर मंथ होती है। तो ये मंथली अगर 1 मिलियन का घर भी ले रहे हो तो फिलहाल जो इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हाई है। और रेंट के ऊपर लेते हैं तो उसका क्या रेंट रहता है? रेंट मेरे हिसाब से ज़्यादा अच्छा है आज के टाइम को अगर देखा जाए ना रियल एस्टेट में। वहाँ यूएस के अंदर अगर कोई आ रहा है तो रेंट पर रहे वो ज़्यादा बेटर है। और रेंट भी डिपेंड है लोकेशन टू लोकेशन एवरीथिंग। मैं ये कहूँगा न्यूयॉर्क सिटी के अंदर एवरेज 1 बेडरूम 2000 का मिलता है सिंपल लोकेशन में। मनाहटन और कुछ एरियाज़ पे हद ज़्यादा, पर वैसे 1 बेडरूम $2000। टाइम स्क्वायर के ऊपर प्रॉपर्टी महंगी है? टाइम स्क्वायर के अंदर सिर्फ फ्लैट्स होते हैं, फ्लैट्स, घर नहीं होता। और वो तो हद से ज़्यादा महंगे हैं, थोड़ी बहुत भी नहीं, बहुत ज़्यादा महंगी। तो आप यूएसए गए थे तो आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा और क्या डिफ़िकल्टीज आई? तो जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, मैं पहले ये इस बात से पहले मैं बताना चाहता हूँ, चाहे आप स्टूडेंट वीज़ा से जाते हो या आप अमेरिकन सिटीज़न हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। इन मेरे केस में भी मैं परमानेंट रेजिडेंट से गया था, बट अगेन ना ही मेरे पास कोई स्किल थी, ना ही मैंने क्या नाम है कॉलेज भी कंप्लीट नहीं किया था। तो वो टाइम पीरियड था, उसी में टाइम लगा। मैं भी वहाँ जाने के बाद जॉब मैंने भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक इंडियन की वहाँ की थी, तो मैंने भी जो रेफ्रिजरेशन की फील्ड में जॉब पकड़ी थी, तो वो जॉब पकड़ी थी तो मुझे भी वो बिलो एवरेज मैंने काम किया। और वही था कि जब चाहते थे तब काम करता था और जब नहीं चाहते थे तो मेरे को रोक देते थे। तो मैं भी जैसे $10 पर आवर के हिसाब से कमा लेता था, जो होती बिलो एवरेज। जैसे एवरेज न्यूयॉर्क सिटी के अंदर $15 एटलीस्ट। तो वहाँ पे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते? मोस्टली अपने जैसे घंटों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, आवरली रेट मिलता है वहाँ पर आवर के हिसाब से। और जो मिनिमम वेज है वहाँ की $15 पर आवर, और काफ़ी ज़्यादा लोग $15 पर आवर कमाते हैं। एवरेज अगर मैं देखा जाऊँ तो 20 होगा, 25 हो गया। बट मैंने जब स्टार्ट किया था मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, तो मैंने भी जैसे कोई हेल्पर टाइप में, जैसे रेफ्रिजरेशन टेक्नीशियन हो गया, इनमें हेल्पर से ही स्टार्ट किया था। अब जब मैंने जॉब की थी तो उन्होंने भी जैसे जब काम होता था वो रख देते थे। मैं था परमानेंट रेजिडेंस, बट अगेन नो स्किल सेट। कौन कंपनी मेरे को हायर करेगी? विदाउट स्किल सेट, विदाउट एनीथिंग कोई हायर नहीं करता। अब जैसे यूएस के अंदर भी तो यही है, जैसे यूएस की जो सिटीज़न है ना, स्टूडेंट वीज़ा की है ही, पर यूएस की जो सिटीज़न हैं लोग, वो खुद जॉब के लिए स्ट्रगल करते हैं, उन्हें खुद जॉब नहीं मिलती। वो तो ना कि मतलब हार्ड वर्क तो क्या होता है ना, मैं जो मेरा मानना है लाइफ के अंदर है ना, हार्ड वर्क प्लस लक, ये दोनों इम्पोर्टेंट है कि आप सही टाइम पे सही जगह पे, सही टाइम पे सही जगह। हार्ड वर्क करते रहो, कोई वो नहीं मिलेगा। कहते हैं हार्ड वर्क प्लस लक। स्मार्ट वर्क उन्हें लोग कोई भी स्मार्ट वर्क भी बोल देते, पर मेरा फंडामेंटल है हार्ड वर्क प्लस लक। विदाउट लक मैं ये मानता हूँ कि डेस्टिनी बोल दो, कुछ भी बोल दो, कि आपका है ना कुछ लक भी काम करता है। क्योंकि अब अगर सही जगह पर सही टाइम पे किसी से मिल ले तो ना, तो वो डेफिनेशन चेंज हो जाती है। अब मैंने यूएस में क्या नाम है, स्टार्टिंग में जब मैं गया था तो मैंने भी काफ़ी कुछ ज़्यादा स्ट्रगल किया था। जैसे मैंने बताया आपको, जॉब मिलती थी नहीं मिलती थी। और मैं यहाँ इंडिया से उस टाइम पे जैसे फादर कमाते थे, देते तो अच्छा भला था। मैं यहाँ से गया था तो हम बेसिकली मिडिल फैमिली से हैं, तो ठीक होता है। मतलब इतना ज़्यादा काम कुम नहीं करते हैं हम। जैसे इंडिया में क्या होते हैं, मिडिल फैमिली वाले भी ढंग से, मतलब ना कोई किसी ने काम किया पहले ना कुछ, और पेरेंट्स टेक केयर करते अच्छी तरीके से, स्कूल ये वो, मतलब लग्जरी दे देते मिडिल। बाहर जाने के बाद पता लगता है कि लग्जरी नहीं है, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है हर चीज़। और जैसे मैं गया था तो मेरे इसमें था कि मैंने बैचलर की हुई है, उस टाइम पे मेरी कंप्लीट नहीं हुई थी। हालांकि फिर भी वो एक है कि मेरे पास उस टाइम पे डिग्री भी नहीं थी। इवन डिग्री होती भी तो क्या है, कोई स्किल है? डिग्री तो हमारे यहाँ जैसे प्राइवेट कॉलेजों में कोई भी कर लेता है, बट ना स्किल होती है ना ही नॉलेज होती है। ये रियलिटी है। सब वो रट्टा मार के पास हो जाते हैं, बट नो स्किल नो नॉलेज, वो बात है। वो डिग्री लेने के बाद भी मुझे काम नहीं मिलता। यूएस में स्किल ज़्यादा मैटर करती है, स्किल ज़्यादा मैटर करती है डिग्री से ज़्यादा। स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या है ना, जैसे यूएस हो गया, उसमें भी क्या होता है कि इम्पोर्टेंट है राइट टाइम पे। वही ना मैंने कहा ना, राइट टाइम पे राइट चीज़ हो जाए वो इम्पोर्टेंट है। अप्लाई कर सकते हो आप ज़्यादा जगह पर, अगर आपके पास स्किल है तो वो ले लेंगे, बट आपके पास स्किल नहीं है तो मोस्ट ऑफ द जॉब्स में तो ये होती है रिक्वायरमेंट है 1 साल
मैंने तो 1 साल देखी भी नहीं। वैसे मोस्ट ऑफ द जॉब में ईयर रिक्वायरमेंट होता है कि इतनी ये रिक्वायरमेंट है, वो ना हो तो आपको जैसे इंटर्नशिप करनी पड़ती है सेम, और इंटर्नशिप भी पाना इतना इजी नहीं होता है। इंटर्नशिप जैसे यूएस के अंदर हो चाहे इंडिया के अंदर, इंटर्नशिप पाना बहुत हार्ड होता है। कॉलेज के थ्रू इजी होता है, और मैंने तो कॉलेज भी अपनी इंडिया में की थी तो वो हार्ड था। मैं अब यूएस में जाने के बाद जैसे मैंने स्टार्ट किया हेल्पर हुलपुर से काम, उसके बाद वो भी कई बार जॉब मिलती थी नहीं मिलती थी, और किसी और चीज़ में भी ट्राई करने की कोशिश की, बट मोस्टली अनसक्सेसफुल था। एआई से अब चेंज हो रहा है वहाँ पे यूएस में कल्चर, जॉब कम हो रही है आज के टाइम पे फ़िलहाल इकनॉमी हर जगह बैड है। जॉब लेना आज के टाइम में यूएस में भी हार्ड है, एंड मैं कहूँगा कि इवन ऑल ग्लोबल मार्केट थोड़ी रफ़ है फ़िलहाल अगर देखा जाए तो ग्लोबल मार्केट काफ़ी रफ़ है। इस जॉब लेना इजी नहीं है, बहुत मुश्किल है। तो लॉकडाउन के टाइम जॉब जा रही थी तो उस समय आपने किस टाइप से मैनेज कर लिया था? तो लॉकडाउन के टाइम पर उस टाइम तो मेरा स्ट्रगल तो 2015 से चल रहा था, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 4 ईयर हो चुके थे। तो उस टाइम पे मैं जॉब के अंदर स्टार्टिंग में ऐसे मैंने स्टार्ट किया था काम नीचे से बिल्डिंग में, और मैंने उस टाइम तक मैं अंदर था उस बिल्डिंग के अंदर स्टार्ट किया था जहाँ मैं आज इंजीनियर हूँ, बट मैंने उसके लिए सर्टिफिकेट ऑन स्टडी करनी पड़ी थी। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। तो मेरा जो जॉब थी वो एक इम्पोर्टेंट लाइक मेंटेनेंस फील्ड में थी, तो वो चाहिए बिल्डिंग के अंदर। बाकी लोगों की जॉब जा सकती है, बट अगर आप मेंटेनेंस फील्ड में हो ना, वो ये ना मेंटेनेंस फील्ड में या हेल्थ फील्ड में हो गए या पुलिस फील्ड में हो गए, इन फील्ड में जॉब रहेगी क्योंकि रिक्वायरमेंट है। इवन कोविड शटडाउन है, बिल्डिंग तो ओपन है ही, तो ये फील्ड इफ़ेक्ट नहीं हुई। मेरी वाली जो फील्ड थी वो इफ़ेक्ट नहीं हुई। जिस बिल्डिंग है सर्दियों में उसे हीटअप तो होना ही पड़ेगा, इंजीनियर स्टे होते ही हैं, इंजीनियर्स असिस्टेंट्स भी स्टे होते हैं, तो पूरी फील्ड होती है वहाँ, फ्रॉम डाउन टू अप सब वहाँ रहते। तो कोविड में जो मेरी फील्ड थी उसकी वजह से मुझे इतना इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि कोविड ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी की ग्रो करने के लिए। उस टाइम पे मैंने काफ़ी कुछ इन्वेस्टिंग के बारे में सीखा, काफ़ी कुछ और देखा, और वो काफ़ी हेल्प किया। बिफोर कोविड आपको ऐसा लगा कि आप इंडिया वापस आओ? हाँ, मैं क्या नाम है, जैसे 2015 में मैं आया था। आने के बाद ना मेरे को जॉब मिली ढंग से। मैंने क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा ऐसे ही, वही बात है ना, खड़खड़ाने वाली बात है, जगह जगह पर खड़खड़ाया पर जॉब मिलना डिफ़िकल्ट था। उसके बाद मैंने 1-2 जगह गैस स्टेशन पे भी उस टाइम पे काम किया था 1-2 दिन के लिए। जैसे मेरे फादर के फ्रेंड थे वो एब्सेंट थे तो मैंने भी किया, बट मतलब हार्ड था। तो मैंने सोचा इट्स बेटर टू बी इन इंडिया, एटलीस्ट मैं तैयारी कर सकता हूँ और कोई पुलिस इसमें अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि इवन मैं सब कुछ होने के बाद भी वही है ना, उस टाइम तक तो मेरा यही था कि 2017 तक मैं वापस ना जाऊँ यूएस। एंड 2017 के बाद जैसे मैं इंडिया आया, मैंने 16 में एक्चुअली इंडिया में आया, और वहाँ मैंने 5-6 महीने बिताए, और उसमें मैंने ज़ीरो डिफरेंस देखा। तब मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे अगर कुछ करना है ना तो यूएस में करना है, कुछ और इनपुट डालना पड़ेगा, हार्ड इनपुट डालना पड़ेगा, और अपने स्ट्रगल जो है मोस्टली यूएस में डालता हूँ। और उसके बाद मैं यूएस में आया, और मैंने कहीं जाने से पहले किसी से काम किया था, उनके पास कांटेक्ट किया, एंड धीरे धीरे मैंने काम स्टार्ट किया था बिल्डिंग के अंदर। और वहाँ पहुँचकर मैंने एजुकेशन है ना, एजुकेशन पे ध्यान दिया कि अगर मुझे इंजीनियर बनना है, अगर मुझे आगे प्रमोट करना है या और भी पैसे कमाने, तो मैं कैसे क्या करूं। तो मैंने वो स्टार्ट किया। बट अगेन मैंने कहा ना, सारा किस्मत का खेल है। मैं इस लक को बहुत मारता हूँ। हार्ड वर्क तो मैंने किया, बट उसके साथ साथ मैंने इन्वेस्टमेंट भी की, मैंने और चीज़ें भी देखी, स्टॉक मार्केट में भी ध्यान दिया हल्का फुल्का, और कहीं भी ध्यान दिया, सेलिंग में भी दिया। तो मैंने सारी चीज़ें ग्रो की। तो मैं कहूँगा कि 2020 से मैंने मेजर ग्रोथ स्टार्ट हुई, टिल नाउ इट बिकेम सो मच बिगर, कि आज मेरे पास घर भी है, एवरीथिंग, बिजनेस भी एक स्मॉल, एंड उसके अलावा बिजनेस है, घर है, इन्वेस्टमेंट भी करता हूँ, स्टॉक मार्केट में भी जैसे डे ट्रेड हो गया, इन पे भी काम करता हूँ। तो काफ़ी कुछ है फ़िलहाल। तो आप स्टॉक मार्केट के बारे में बताओ, आप वहाँ पे किस टाइप से इन्वेस्टमेंट करते हो? स्टॉक मार्केट मैं तो मोस्टली जैसे मेरा डिफरेंट 3 स्टाइल होती हैं। मोस्टली तो जैसे मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ इंडेक्स फंड्स में, सिंपल है।
किसी को भी नॉलेज ना हो तो अपना इंडेक्स फंड्स अपने उठा लो और डाल दो। सेकंड होता है मेरी जो कंपनीज़ होती है मैं उनके अंदर इन्वेस्ट करता हूँ। जैसे स्मॉल कंपनीज़ होगी, उनकी बैलेंस शीट देखना हो गया, उनकी बैलेंस शीट, उनकी ग्रोथ क्या है, सब कुछ इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। एंड द थर्ड थिंग होती है वो होती है ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड, डे ट्रेड, इंटरमीडिएट ट्रेड, ऑप्शंस, कॉल्स, इन पर भी वर्क करता हूँ। और ये भी मेरी जो इनकम में काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मैंने वही ना, जैसे एक वो है कहावत, एक जगह से पैसा आता है ना तो तुम कभी अमीर नहीं बनोगे। अगर तुम्हें लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना ना तो आपको 4-5 जगह से पैसा लाना ही पड़ेगा। अगर तुम खाली जॉब करोगे ना, बाई चांस वो जॉब से तुम निकल जाते हो तो तुम तो खाली हो गए। अब मेरा क्या है, 4-5 जगह से पैसे आ रहा है। स्ट्रीम ऑफ इनकम इज़ 4 and 5, सो आई डोंट हैव टू वरी। लाइक मुझे ये नहीं कि अगर जॉब से निकल गया तो क्या है, कोई नहीं। अगर आज मैं चाहूँ ना तो जॉब भी छोड़ सकता हूँ एंड स्टिल आज मैं रिटायर भी हो सकता हूँ, तो मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने ऐसा सोर्स ऑफ इनकम्स और स्किल सेट एक्वायर कर लिया है। वहाँ पे कितने घंटे काम करते हो आप या और जो लोग काम करते हैं? तो यूएस के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर तो अपना क्या होता है कि लोग यहाँ पे भी काफ़ी हार्ड वर्क करते हैं। मुझे इतना आइडिया नहीं क्योंकि मैंने इतना काम नहीं किया, बट यूएस के अंदर लोग 16, मैंने खुद 16 आवर्स टू 20 आवर्स काम किया हुआ है। लाइक गैप दे देते 16 आवर्स के बाद, बट उसके बाद दोबारा अनदर 4 आवर्स गैप एंड देन अगेन 8 आवर्स वर्क। तो यूएस के अंदर काफ़ी लोग 16 आवर्स भी काम करते हैं, बट मेरा मेन होता है क्योंकि आजकल मैं तो 8 आवर्स वर्क करता हूँ, बाकी मैं साइड स्टफ करता हूँ, तो आज थोड़ा इजी है। बट मैंने 16, इसलिए हाँ मैं आज थोड़ा स्टेबल है, थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा कि काफ़ी वो है, बट सक्सेसफुल हूँ आज के टाइम पे, स्टेबल हूँ, तो इतना हार्डशिप नहीं है। बट इन द बिगनिंग मैंने भी 16 आवर्स काम किए। लोग यूएस के अंदर डबल जॉब करते हैं जस्ट सर्वाइव होने के लिए। कि एक कितना इनकम चाहिए आपको यूएस में रहने के लिए मिनिमम? ये डिपेंड आपके लाइफ स्टाइल के ऊपर, कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर लाइफ स्टाइल। एवरेज मनी 50-60,000 है, पर वो आपका सारा डिपेंड है कि आप क्या खाना खा रहे हो। मोस्ट इम्पोर्टेंटली खाना क्या खा रहे हो, रह कैसे रहे हो, किस तरह के अपार्टमेंट में रह रहे हो, क्या अगर कार चला रहे हो या नहीं चला रहे, या मतलब बस सबवे सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ये सारे डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल के अंदर। बट मैं ये भी नहीं कह सकता कि भाई 30-40,000 में गुजारा हो जाएगा। डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल के ऊपर कम्प्लीटली। कोई आप एडवाइस देना चाहे जो यहाँ से यूथ जाए यूएस? मैं ये कहूँगा कि जैसे अगर यूएस अभी भी काफ़ी अच्छा है, जैसे एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ यूएस काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं वहाँ पर। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है कि आप है ना, अगर वहाँ जा रहे हो ना तो तैयार होकर जाना। कहने के मतलब ये मत सोचो कि वहाँ जाना मौज मस्ती कर रहे, ये नहीं है कि वो, और ये मत सोचो कि वहाँ पहुँच गए अमीर, ऐसा नहीं है। यूएस में जॉब लेना हो तो क्या प्रोसेस रहता है और कैसे ले सकते हैं? जैसे जॉब का तो सेम ही प्रोसेस होता है, हमें रिज्यूम बनाना पड़ता है, और रिज्यूम को मोस्टली आजकल तो सब ऑनलाइन ही होता है ना। तो जैसे काफ़ी वेबसाइट होती हैं, इंडीड हो गया, लिंक्डअप हो गया, 1-2 और होंगी, उन पे अपना रिज्यूम डालना पड़ता है, तो उसी के थ्रू तकरीबन जॉब का होता है। जो ये आम होटलों में या शॉप के ऊपर काम करते हैं तो इसका क्या प्रोसेस रहता है? मोस्टली जो आम जैसे अपने देसी जैसे पार्ट टाइम के लिए जाते हैं ना, तो हमें डायरेक्टली जाकर कांटेक्ट करना पड़ता है कि आपके पास जॉब अवेलेबल है। और काफ़ी ज़्यादा जगहों में तो ऐसा लिखा भी रहता है हेल्प वांटेड नंबर, और कहीं पर कुछ एजेंट भी होते हैं, पर एजेंट की ज़रूरत नहीं होती, एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। आपको जाना है नेबरहुड में या आसपास में या सिटी के अंदर, आपको दिख रहा है वहाँ हेल्प वांटेड है, तो उनको बात कर लो। आप वहाँ पे थोड़ा घूमोगे, पूछोगे तो आपको पता लग जाएगा। हेल्प वांटेड के साइन होते हैं बहुत ज़्यादा जगह पर, तो आप वहाँ जाकर उनको उठा लोगे। लाइक उनको कहोगे कि मैं काम करना चाहता हूँ, अगर आपके पास जगह है वर्कर की तो। और वहाँ यूएस के अंदर ऐसा है कि काम छोटा बड़ा नहीं होता। इंडिया के अंदर काम छोटा बड़ा है, यूएस के अंदर काम है। डजेंट मैटर कि आप ये साफ़ कर रहे हो या वही हो VIP हो, काम तो काम होता है। ऐसा कोई चीज़ जो आप बताना चाहिए इस टाइप से आप बच सकते हैं कोई स्कैम होने से यूएस में? जो स्टडी वीज़ा के अंदर जो लोग जाते हैं ना, तो उन्हें थोड़ा जो एजेंट से थोड़ा सा वो, जैसे क्या होता है कि मेरे जो तकरीबन दोस्त है तो वो IT जॉब के लिए होते हैं, IT कंसल्टिंग के लिए, तो वहाँ कंपनीज़ होती है, कंसल्टिंग कंपनीज़ जो
आईटी रिक्रूटिंग की कंपनीज होती तो उन्हें थोड़ा देख कर, क्योंकि कई बार वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड टाइम देते हैं। और तकरीबन लाइफ में है ना, मोस्टली अगर कहीं भी कुछ करना है ना, विदाउट एजेंट्स करो। अगर आप डंकी का रूट पकड़ रहे हो तो अलग बात है, वरना तो आप है ना पेपर वर्क सब कुछ खुद कर सकते हो। मोस्टली पैसे बचा सकते हो सारे पेपर वर्क करके। सारा सब कुछ तो ऑनलाइन होता है, कैसे क्या करना है, यूएस के अंदर भी जाना है, वो सारा ऑनलाइन है। आप अप्लाई करो बस, यहाँ से भी आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ ऑनलाइन पता लग जाएगा क्या क्या वो होते हैं। बट लोगों के लिए डिफ़िकल्ट होता है ये सारा प्रोसेस। तो आजकल क्या होता है, रुपये दे देते हैं एजेंट्स को और वहाँ जाते हैं। पर वो ये आपकी डिपेंड है, आप रुपया खर्च करना चाहते हो या नहीं चाहते। एंड यूएस में जाने के बाद भी तो अगर आप जैसे काम कर रहे हो तो काफ़ी लोग पैसे भी नहीं देते। अपने देसी लोग काम करवाने के बाद पैसे देना हार्ड हो जाता है। तो उससे तो वही है कि इंसान को आपको ही नज़र करना पड़ेगा कि किस टाइप का बंदा है। यही है। तो वहाँ पे पीआर लेने का क्या प्रोसेस रहता है, क्योंकि काफ़ी टफ होती है सुना है। पीआर काफ़ी टफ होता है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा के बाद भी पीआर के अंदर है ना टाइम लग जाता है। जैसे स्टूडेंट वीज़ा में आपकी जॉब लग गई, उसके बाद भी वेटिंग पीरियड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के आसपास का होता है। जॉब ये H1 वीज़ा के बाद भी टेम्प्रेरी पीरियड का पीआर मिल जाता है। पर जो मोस्टली जो है ना पीआर का परमानेंट रेजिडेंसी है, वो उसमें लग जाता है टाइम काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप जा रहे हो तो या तो आपको शादी करनी पड़ेगी किसी लड़की से, मैरिज कर लो, या कोई ऐसे मैरिज कर लेते हैं किसी अमेरिकन गर्ल से, और फिर मुश्किल आज के टाइम पे आजकल थोड़ा हार्ड है। खासकर क्या होता है क्या ना, अब वो नहीं रहा जैसे पहले क्या होता था, ईजी पहले भी नहीं था। बट ये है ना, ये डिपेंड करता है आपके, वही अगर मिल जाता है तो कोई, नहीं तो इतना आसान नहीं है कि तुम जाओ और जाकर। मैं तो अपना एक्सपीरियंस तो बता नहीं सकता, क्योंकि मैं परमानेंट रेजिडेंस के साथ गया था। मेरा एक फ्रेंड है, उसका मैं बता देता हूँ। उसने 3 ईयर्स स्ट्रगल की थी सिर्फ देखने के लिए कि भाई लड़की मिल जाए तो मैं शादी कर लूँ। H1 वो स्टूडेंट वीज़ा से ही गया था, लड़की मिल जाए मैं शादी कर लूँ तो पेपर बन जाएंगे। और उसने क्या नाम है, उसने पैसे भी दिए थे, फिर भी उसका वर्क नहीं हुआ प्रॉपरली। तो ये भी यहाँ भी कई बार स्कैम होता है। यहाँ भी थोड़ा बहुत देख कर रहना पड़ता है। लड़की जो देख रहे हो वो थोड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। बट ईजी नहीं है ये अपना है ना, ये जो शादी करके पीआर लेना ईजी नहीं है, थोड़ा हार्ड हो जाता है। ये इसमें काफ़ी बच के रहना पड़ता है। ये जैसे मैंने फ्रेंड की बताई थी, उन्हें अब तक पीआर नहीं मिला, और उन्होंने ऑलमोस्ट 3-4 डिग्रियाज कर ली हैं, 3-4 डिग्री कर ली, और वो अब भी स्ट्रगलिंग पीरियड में है। कई बार लड़की जो बंदा शादी कर रहा है उससे, तो उसके ऊपर भी बोल देती है कि ये जानबूझ के इस टाइप से कर रहा है, तो पैसे लेने के लिए ब्लैकमेल टाइप का भी होता है स्कैम। हो सकता है। ये डिपेंड करता है लड़की के नेचर के ऊपर, जो तुमने लड़की सेलेक्ट की है ना उसके नेचर के ऊपर है। मैं बता रहा हूँ आजकल इतना इजी नहीं है। क्यों? अब ये देखो ना, जैसे 30,000 फॉर एग्जांपल कोई मांग रहा है 30,000, कोई मांग रहा है 20,000 तो जैसे मांगते भी कम है, 30,000 कोई मांग रहा है, तो उसे इतना, उसके लिए अगर कुछ लोग हैं, क्यों करूँ? क्योंकि उनके लिए भी एक टाइम पीरियड होता है ना, टाइम देना पड़ता है सब कुछ। तो वो अपना मैं कमा के खा लूँ, है ना। ये तो जिसको अगर सही लड़की मिल गई तो किस्मत वाली बात है, वरना नहीं होता मोस्टली। बस यही था आज का पॉडकास्ट। थैंक यू भैया। कैसा लगा? काफ़ी अच्छा था। मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली यूथ के लिए, यंग यूथ के लिए, कि भाई फोकस करो अपनी स्किल्स पर, फोकस करो मोर ऑन फाइनेंशियल वर्क पर। लाइक फाइनेंशियल इम्पोर्टेंट है लाइफ में, है ना। बाकी चीज़ तो ठीक है अपने ऊपर नीचे हो सकती है, बट अपना फाइनेंस इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। लोगों को ये लगेगा कि ये बाद में देख लेंगे। उम्र आपकी अगर 20 साल के हो गए ना, तो फोकस कर लो अपने फाइनेंस पर। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पैसा कमाना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि धीरे धीरे वो उसका रियलाइजेशन बाद में आता है। और जब ऐसा लगता है कि यार मैंने अपनी 10 साल तो ख़राब कर दिए, मैं 30 का हो गया, मैंने 10 साल किए क्या हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप 20 साल के हो ना, 18-20 से इस पर काम कर दो कि मैं कैसे पैसे कमाऊं और कैसे इन्वेस्ट करना सीखूं उन पैसों को, क्योंकि पैसे पे ही पैसा है। और कैसे मैं एक की जगह काफ़ी चीज़ कर सकूं साइड बाय साइड, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक ही जॉब पर रहोगे ना, ज़िंदगी बीत जाएगी पर रिटायर नहीं हो पाओगे। तो यही है कि 4-5 इनकम पर फोकस करो, इन्वेस्टमेंट पर फोकस करो, और जो चीज़ दिल है ना आपका उस पर फोकस करो। क्योंकि अगर आपको
आपको लगता है कि मुझे यही करना है, ये तो मैंने बताया जनरल, बट अगर आपका पैशन है ना किसी में तो उस पर लग जाओ, मतलब अपना टाइम वेस्ट मत करो ताश तूस या और बैठकर दोस्तों के साथ खेलना खुलना, ठीक है उसकी वो होती है टाइम, बट अपना जो टाइम है ना बड़ा प्रीशियस है, उसको यूटिलाइज़ करो सिर्फ और सिर्फ कि इसको कैसे यूटिलाइज़ किया सकता है। हर मिनट को हर दिन को इम्पोर्टेंट है कि यूटिलाइज़ प्रॉपर तरीके से करना, वरना तो बाद में आजकल देख ही रहे हो कि इंडिया में कितना बुरा हाल है अनएम्प्लॉयमेंट रेट का, लोगों के पास डिग्री है पर जॉब नहीं है, और यहीं यूएस के अंदर भी है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास जॉब नहीं है, और जिनके पास है उनके पास भी कोई अच्छी जॉब नहीं है। तो ये इम्पोर्टेंट है, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएस में हो, हार्ड वर्क स्किल सब तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, और जितनी जल्दी करोगे उतना बढ़िया है। ये नहीं कि अभी तो उम्र क्या हुई, नहीं, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर।